रिस्टार्ट कर दो उसको। हेलो। हेलो। ओके फाइन, तो आवाज क्लियरली आ रही है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो रहेगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ये आज मतलब खत्म हो जाएगा कम्प्लीटली। हम जो खींचेंगे वो रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आज कुछ नेट एरर चल रहा है शायद। फाइन, तो अपने टॉपिक से हम आते हैं। ठीक है। हमने जितना कुछ पढ़ा उसके बारे में जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो आप लोग को पता ही है। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, लास्ट में क्लास ओवर करके हम चले गए थे। आज हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले अगर हमें किसी और टॉपिक के बारे में बात करना है तो हमें कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करना है जो कि कल के पॉइंट्स में अधूरे रह गए थे। कल टाइम जैसे रोज कम पड़ जा रहा है, टॉपिक थोड़ा सा लंबा चल जा रहा है। ठीक है। तो कुछ फैक्ट की बात कर लें तो हमारा जो कल टॉपिक था वो चल रहा था क्या, वो चल रहा था पीरियड्स। ठीक है। पीरियड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें अलग अलग फेजेस हमने पढ़े थे, स्टार्टिंग फेज, एंडिंग फेज, और उसको तीन फेजेस में बांटा गया है। कौन कौन से फेज थे? प्री ओवुलेटरी फेज थे, और पोस्ट ओवुलेटरी फेज थे, और उसके बीच में मतलब सब फर्स्ट वाला मेंस्ट्रुअल फेज था। ये तीन फेजेस में बांटा गया था। ठीक है। इतना तो पढ़ा हमने, लेकिन अब इसमें हमको कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ फैक्ट्स के बारे में याद रखना है। इसको हम लिखवाएंगे नहीं क्योंकि ये बस जनरल फैक्ट है जिसे हमें नोटिस करके रखना है, तो इसलिए हमने इसे पहले ही लिखा हुआ था। ठीक है। पहली बात, जब ठंडी का मौसम चलता है तो ऐसे में वेन मतलब योर पीरियड्स गेट वर्स व्हेन इट इज कोल्ड। जब ठंडी का मौसम चलता है तो वॉर्स का मतलब बहुत बुरा हो जाता है। बुरा होने का मतलब क्या है कि जो यूटेराइन की वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो यूटेरस की वॉल्स होती हैं, अब इसमें क्या होता है, ये यूटेराइन वॉल वो काफी ठंडे की वजह से काफी ज्यादा जम जाती हैं, एक दूसरे से अटैच रहती हैं। ठीक है। और जितना ज्यादा वो एक दूसरे से अटैच रहेंगी ऐसी कंडीशन में उतना ज्यादा वो क्या होगा, मतलब काफी हार्डली वो ब्रेक होगा, काफी हार्डली ब्लड निकलेगा। तो ऐसे में जो कंपलिंग होती है कहा जाता है, या फिर जो सिकुड़न होती है, जो तनाव होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है। तो तनाव जल्दी ठीक नहीं होता है, एक ये होता है। ठीक। तो ठंडी के मौसम में ज्यादातर जब जब तनाव ज्यादा बढ़ता है, जब पेन ज्यादा बढ़ता है, जब दर्द ज्यादा होता है, तो ऐसे में गर्म बॉटल से सेकाई या फिर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे इसमें जो पेन होता है वो कम हो जाए। सेकंड, जो एग होता है वो फर्टिलाइजर, हालांकि कुछ फैक्ट्स है जो कि ये कहते हैं कि एग से केवल 24 आवर तक फर्टिलाइज्ड के फेज में रहता है। बट कुछ केसेस का मतलब कुछ रेयरली केसेस, सारे केसेस नहीं, कुछ रेयरली केसेस ऐसे भी मिले हैं जिसमें ये पाया गया है कि व्हेन पीरियड्स इज रनिंग, जब पीरियड्स का टाइम चल रहा होता है तो ऐसे में प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक। जो थर्ड ये और जो एवरेज के बारे में तो हमने जब टॉपिक शुरू किया था तो अभी बताया था कि जो एवरेज होता है वो एवरेज पहले के ज़माने में अगर देखा जाए 1800 का जो टाइम चल रहा था, यानी जो 1800 का टाइम चल रहा था, 1800 शताब्दी चल रही थी। ऐसे में लोगों की जो टीन एज थी, यानी जो पीरियड्स के स्टार्टिंग टाइम था वो क्या था, 16, एट द एज ऑफ 16 होता था, एट द एज ऑफ 17 होता था, 18 तक भी जाता था। बट नाउ डेज ये एज क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा कम का मतलब क्या है कि ये जो एज है ये घट के 9 से 10 वर्ष, या फिर देखा जाए मॉडर्न एज के हिसाब से तो ये 8 to 9 ईयर्स चल रही है, या फिर 9 to 10 ईयर्स। मतलब जो आजकल के छोटे बच्चे रह रहे हैं, गर्ल्स रह रही है, वो 8 to 9 या फिर 9 to 10 ईयर्स में ही पीरियड्स को फेस करने लग रहे हैं। बट अगर अब से 200 साल पहले की बात करें या 250 साल पहले की बात करें तो ये जो एवरेज ड्यूरेशन था ये बहुत कम था। बहुत कम का मतलब ये पहुंच जाता था एट द एज ऑफ 16 या 17, यानी कोई एक फीमेल थी वो 16 या 17 साल की एज में अपना पीरियड्स को फेस करती थी। तो ये जो एज है वो कम हो रहा है, उसके पीछे रीजन भी बताया, मतलब उसके पीछे रीजन भी हमने बताया। ये जनरल लेक्चर, क्योंकि आज संडे को हम थोड़ा सा जनरल लेक्चर लेते हैं, तो सोचे हैं कि फर्टिलाइजेशन तो मतलब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, ये तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि हमारे जनरल फैक्ट्स हो जाएगा। ठीक है। तो जनरल फैक्ट्स में हमने बताया था कि जैसे ये जो एज है
इस एज की कम होने के पीछे रीजन है, क्या रीजन है ये भी हमने बताया था। ठीक है, रीजन का मतलब क्या रीजन है कि जितना भी हमारा खान पान है वो सारा क्या है कि ये सारे चेंजेस क्या होते हैं, हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं। हार्मोनल इफेक्ट्स में कितने फेजेस होते हैं ये सारे तो हमने आपको कल का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया विद फिगर। जो लोग कल की क्लास अटेंड नहीं किए उनके लिए थोड़ा सा मतलब ये चीज नुकसान करेगा। कल का जितने भी हार्मोनल फेज होते हैं, कौन सा हार्मोन कब रिलीज होता है, क्या चेंजेस होते हैं, वो सारा हमने चार्ट के मेथड से कंप्लीटली समझाया हुआ था। ठीक है, तो वो तो कंप्लीटली सही है। लेकिन उसके बाद अब ये हमारा जो फिजिकल और जो मतलब जो हमारा केमिकल मेथड है, मतलब जो हमारा खान पान है, वो इसको कैसे अफेक्ट करता है, अगर इसको समझा जाए तो इसके पीछे बहुत ज्यादा रीजंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉनवेज की बात करें तो नॉनवेज में एक चिकन को पढ़ने में मतलब एक चिकन जो रहता है, छोटा सा चूजा जो रहता है, उसको ग्रो करने में कितने टाइम लगते हैं, 3 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए इन फैक्ट्रीज या फिर जहां पर इन पोल्ट्री फार्म में चिकन को कितने दिन में ग्रो कराया जाता है, इन 48 डेज। और 48 डेज में ग्रो कैसे कराया जाता है, उनको इंजेक्शन दिया जाता है। उनको इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है, जल्दी मैच्योर होने का। मैच्योर जितना जल्दी वो होंगे उतना ज्यादा वो एग देंगे, उतना जल्दी जल्दी वो एग देंगे। उनके एग देने का ड्यूरेशन भी काफी लंबा होता है, पर वो पर डे एग दे रहे हैं। और पर डे एग कैसे दे रहे हैं, उनको ह्यूमन जो है इंजेक्शन देके पर डे एग के एबल बना रहा है, मतलब समय से पहले उनको मैच्योर बना रहा है। ठीक है, और ऐसे चिकन्स को क्या करते हैं, जब वो कंप्लीटली यूज्ड हो जाते हैं, मतलब ऐसे जो चिकन्स होते हैं, ऐसे जो मतलब ऐसे जो मुर्गे होते हैं, उनको जब वो कंप्लीटली यूज हो जाती है वो मुर्गियां, जब वो एग देने के एबल नहीं रहती हैं, तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, ऐसे में वो उनको सस्ते में बेच देते हैं। अब ह्यूमन नेचर है कि भाई सस्ते में कुछ मिलेगा तो वो उनको कंप्लीटली खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जब सस्ते में वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वो लोग चिकन खरीदते हैं, तो उनमें वही इंजेक्शंस की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और उन इंजेक्शंस को की मात्रा यानी उन हार्मोनल इफेक्ट्स की मात्रा को खाएगा कौन, उसको हम लोग फीड करेंगे, हम लोग खाएंगे, तो वो हार्मोन्स की मात्रा हमारे अंदर बढ़ेगी। और वही रीजन सबसे ज्यादा बड़ा है कि आजकल जो मेडिसिन का यूज किया जा रहा है। एक लौकी को बढ़ने में 3 दिन लगेगा, एक ही दिन में रात को इंजेक्शन दिए, सुबह तक एक लौकी कंप्लीटली बढ़ जा रही है। मार्केट में सेलिंग के लिए उनको जल्दी से उनको मतलब अच्छा प्रोडक्ट चाहिए और ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो ऐसे में वो इंजेक्शन देके अपने क्रॉप्स को, या अब वो चाहे अब हम लोग वेजिटेटिव ले लें या फिर फ्लैश वाला ले लें, ठीक है, कार्निवोरस ले ले या फिर ऐसे ले ले, हम लोग कोई भी फूड लेंगे चाहे वो नॉनवेज हो चाहे वेज हो, उसमें सब सब जगह यही मेथड किया जा रहा है कि जैसे अगर केले की बात करें तो केले के लिए तो बहुत फेमस चीज है कि एथिलीन हार्मोन का यूज किया जाता है। एथिलीन हार्मोन क्या है, हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन का यूज करके केले को टाइम से पहले ग्रो करा दिया जाता है। अब वो हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर भी वही हार्मोनल फ्लो होंगे, वो हार्मोन्स इंक्रीज होंगे। जब वो हार्मोन्स इंक्रीज होंगे तो हम भी टाइम से पहले मैच्योर होंगे। दैट इज द रीजन बिहाइंड कि पहले अब से 200 साल पहले, 250 साल पहले जो पीरियड्स थे वो 16 साल के एज में, 17 साल की एज में आते थे, और अब जो है वो कम हो गए हैं। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि हमारा जो खान पान है वो उसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो हमारी जो कंप्लीट बॉडी है, हमारा जो कंप्लीट बॉडी का सिस्टम है, वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड होता है, वो कंप्लीटली डिपेंड होता है केमिकल्स पे। ठीक है, और उन्हीं केमिकल्स को हम खाते हैं। अब हम ज्यादा मसालेदार फूड खा रहे हैं तो ऐसे में हमारे अंदर कुछ चेंज होंगे, हमारे नेचर में कुछ चेंजेस होंगे। और आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर्स को छोड़ के हम आज का टॉपिक थोड़ा सा जनरल लेक्चर का लिए हैं कि आज हम थोड़ा सा फैक्ट्स के पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, तो अब इनकी बात कर लें तो अब इसमें क्या क्या होता है कि इसमें अब नेक्स्ट क्या है, हमने इसके बारे में बता चुका है कि बहुत लोग सोचते हैं कि आधा लीटर ब्लड आता है, बहुत ज्यादा होता है, या फिर सबको ही लगता है कि नहीं हमारा मतलब हमको जो हो रहा है, हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहा है वो सबसे अलग है, हम हमारे अंदर से ब्लड ज्यादा लॉस हो रहा है। तो सबकी एक मेंटेलिटी बन चुकी है, सबकी एक थिंकिंग बन चुकी है कि नहीं, जो पीरियड्स हम फेस कर रहे हैं वो सबसे वर्स्ट है, सबसे बुरा वाला है, हमको बहुत ज्यादा पेन होता है, हमको बहुत ज्यादा क्रम्पलिंग होती है, हमारा बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये एक मेंटेलिटी, एक टेंडेंसी बन चुकी है लोगों के मन में, मतलब गर्ल्स के मन में, कि नहीं हमारे साथ ऐसा ज्यादा बुरा हो रहा है। बट ऐसा कुछ रियलिटी में होता नहीं है, दैट इज अ कॉमन नेचुरल प्रोसेस। और हाँ, कुछ क्रम्पलिंग्स होती है, तो कुछ क्रम्पलिंग्स के लिए कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं। कभी कभी पेन ज्यादा होता है, कभी कम होता है। ठंडी के मौसम में तो जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि जो ठंडी का मौसम में ये सबसे ज्यादा बुरा हो जाता है, क्योंकि क्रम्पलिंग बढ़ जाती है। जो इंडोमेट्रियम की वॉल होती है वो जल्दी, उसके जो सेल्स रहते हैं वो मर तो जाते हैं, पर जल्दी उसको उससे ब्रोक आउट नहीं होते, उससे टूटते नहीं है, उससे जल्दी
छूटते नहीं, जो टिश्यू फ्लूइड रहता है वो बहता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड रहता है वो जम जाता है, तो ऐसे में काफी ज्यादा पेन होता है, तो उसके लिए कुछ माना जाता है। अगर हाँ कच्चे पपीते कच्चे दूध की बात कर लें तो उसमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज्यादा होती है, और अगर देखा जाए ऑक्सीटोसिन मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। बट ऑक्सीटोसिन मेल में कैसे अफेक्ट करते हैं और फीमेल में कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल में ऑक्सीटोसिन लेवल की बात करेंगे तो मेल में जब ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होगा तो ऐसे में क्या होगा कि दिमाग की नसों पे तनाव बढ़ेगा, ठीक है। मेंटालिटी काफी ज्यादा तनाव होगी, हम लोग क्या मतलब जो मेल लोग रहेंगे वो क्या स्ट्रेस लेने लगे, अपने ऊपर तनाव लेने लगे, उनको लगेगा कि नहीं हमारे साथ कुछ ज्यादा ही टेंशनलाइज हो जाते हैं, बीपी भी कुछ हद तक बढ़ने लगता है, क्योंकि जो नसें रहती हैं वो थोड़ी सी तन जाती है, जब तनाव उत्पन्न होता है तो बीपी हाई होने लगता है, तो ऐसे में कुछ फैक्ट्स होते हैं, ठीक। तो ये तो बॉयज के साथ है जनरल फैक्ट्स मेंटालिटी वाला। गर्ल्स के साथ क्या होता है, गर्ल्स के साथ जब वो कच्चे पपीते या फिर ऐसे में कच्चे दूध का मतलब सेवन करती है या फिर पीरियड्स के टाइम में मना किया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या रहता है कि वो क्या करता है उनके ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट क्या होते हैं एकदम ब्रेस्ट में तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। हालांकि तनाव अकॉर्डिंग टू हार्मोन्स वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा से ज्यादा मतलब तनाव बढ़ जाता है और नॉर्मली वो तनाव कम रहता है, तो और कभी ज्यादा स्मूथर हो जाते हैं, कभी ज्यादा मतलब हैवियर लगते हैं, कभी कभी पेन होने लगता है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट ऑक्सीटोसिन लेवल अगर हाई होता है तो ऐसे में जो मतलब माना जाता है कि जो सेलुलर वॉल्स होती है, जो इंडोमेट्रियम की वॉल है, ठीक है। अभी हमने सारे ऑर्गन्स पढ़ा दिए हैं, तो जो लोग अच्छे से पढ़े उनको इंडोमेट्रियम की वॉल अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जो इंडोमेट्रियम की वॉल होती है, कंप्लीटली यूटेराइन वॉल होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है तनाव बढ़ने लगता है। जब वो तनाव बढ़ने लगता है तो ऐसी कंडीशन में ब्लड काफी ज्यादा में लॉस होता है या फिर पेन जो रहते हैं वो कभी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये सारे कुछ फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो कि चेंजेस के रूप में अपीयर होते हैं, ठीक। एक ये हो गया। तो इसमें तो ये तो समझ में आ गया कि इस पॉइंट का क्या मतलब है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, योर पीरियड कैन अफेक्ट हाउ यू साउंड एंड स्मेल, ठीक है। तो हार्मोनल जो चेंज होते हैं ये इतने ज्यादा मतलब जो अगर कहते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो जो फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है जितने भी अफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मेंटल अफेक्ट्स कह सकते हैं या फिर नॉर्मल अफेक्ट्स जो कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं अपने दिमाग की टेंडेंसी की, तो अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ सर्टेन हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच। और जब मतलब जब वो हार्मोन्स हाई होते हैं तो हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो थोड़ा सा कम काम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें कि अगर हमारा एक न्यूरॉन्स मतलब एक सूचना काफी ज्यादा जा रही है, आपका ध्यान कंप्लीटली एक तरफ केंद्रित है, तो दूसरी चीज की फीलिंग्स आपको नहीं होती है। सेम एज इन द सेम वे क्या होता है कि जब ये चल रहे होते हैं तो इनके न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो डायरेक्टली आपके ब्रेन तक तो सूचना पहुंचा ही रहते हैं, साथ में जो हार्मोनल इफेक्ट होता है वो भी न्यूरॉन्स को यूज करता है। तो ऐसे में हमें कुछ अदर थिंग्स जो होते हैं, यानी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा सा लेस वर्क करते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो लेस वर्क करे, मतलब हमें सुनाई कम देगा और स्मेल कम आएगी, ये कुछ इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस की बात करें तो फिजिकल चेंजेस में मतलब कमर का दर्द करना, पीठ का दर्द करना, बैक पेन और बुखार बुखार या फिर जो मतलब नॉर्मल फिजिकल चेंजेस होते हैं एट द पीरियड्स आते हैं कि हल्का सा बुखार आना या फिर बैक पेन करना, बैकबोन का पेन करना, कमर का दुखना, तो ये सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस के साथ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, चिड़चिड़ापन आना, मूड स्विंग्स होना, बार बार कभी मतलब जरूरत से ज्यादा कभी खुश हो जाना, कभी चिड़चिड़ा हो जाना या फिर कभी ज्यादा गुस्सा हो जाना, तो ये सारे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस में एफएसएच, एलएच और उसके साथ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स भी होते हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कंप्लीटली गर्म पानी, ज्यादा गर्म पानी का यूज करना चाहिए, इन्फेक्शन से बचना चाहिए, एक ही कपड़े को 2-3 बार लगातार नहीं यूज करना चाहिए, कंप्लीटली उसको वॉश कर लेना चाहिए, स्टेन कर लेना चाहिए, ठीक है। शेयरिंग एंड केयरिंग का सीधा सा मतलब है कि किसी से बता के किसी से बता के खुद की केयर करनी चाहिए और खुद भी मतलब उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई ऐसे फेज से गुजर रहा है तो खुद भी आप उसका ध्यान रखें, या फिर अगर आप खुद गुजर रहे हैं तो आप किसी को बता के मतलब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं कि नहीं हमने उनके साथ शेयर किया तो वो थोड़ी हमारी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा किया जाता है काम एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब ऐसे में जो मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, बिहेवियर चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, कभी चिड़चिड़ापन, कभी गुस्सा आना, कभी मतलब नॉर्मली जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कुछ खाने का मन करना। ऐसे में मतलब ज्यादातर ऐसे में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि सामने वाला जो रहता है वो समझता नहीं कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, चिड़चिड़ापन की वजह से आप उससे सामने वाले से झगड़ा कर लेंगे और या फिर जो भी हो जाएगा। तो ये जो इरिटेटिव मेथड्स होते हैं, इरिटेटिव मेंटालिटी होती है, आपको इसको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। काम मतलब शांत करना चाहिए कंप्लीटली,
स्थिर करना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नहीं हमारे अंदर ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये हमारे अंदर उसकी वजह से हो रहे हैं, ये जो हार्मोन्स के लेवल अप एंड डाउन हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। ऑक्सीटोसिन लेवल अगर हाई होगा तो जाहिर सी बात है आपके मानसिक तनाव बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। तो ये इन सब चीजों को थोड़ा सा बस मतलब अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि इस ऐसी स्थिति में थोड़ा सा समझदारी दिखाना चाहिए कि नहीं ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा हमारे लिए कोई स्पेशली नहीं, सामने वाला नहीं समझ रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है, अपने आप को समझदार बना के रखना है, अपनी समझ को बनाए रखना है। तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग कि हमें एकदम शांत स्वभाव कराना है, क्योंकि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं वो तो हमें पता है। तो हमें अपने आप के अपने स्वभाव को कैसा बनाना है, शांत बनाना है, और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ रखनी है उसकी प्रॉपरली कि नहीं हमारे अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं वो उसकी वजह से हुए हैं। तो हमें क्या करना है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है, हमें अपने आप को शांत स्थिर रखना है। ठीक है। तो ये सारे जो लेक्चर्स थे ये फैक्ट्स के लेक्चर्स थे कि इतने सारे होते हैं फिजिकल चेंजेस में जो बुखार मतलब फीवर होता है, बैक पेन होता है और स्टमक ऐक होता है और खाने वाने का मन नहीं करता है, ये फिजिकल चेंजेस में होगा। हार्मोनल चेंजेस में एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होना। बिहेवियरल चेंजेस में चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, खट्टा मीठा खाना, ज्यादा गुस्सा, ज्यादा खुश या फिर ज्यादा चिड़चिड़ापन आना। प्रिकॉशंस में साफ सफाई का कंप्लीटली ध्यान देना। ठीक है। तो ये सारे जो कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हीं सारे फैक्ट्स का ध्यान देना, साफ सफाई का कंप्लीटली ध्यान देना, उसके साथ गर्म पानी का यूज करना, ज्यादा ज्यादा पेन होने पे, ज्यादा क्रम्पिंग होने पे बॉटल में गर्म मतलब बॉटल में पानी बॉयल करके उससे मतलब नॉर्मली यूटेरस या फिर यूटेराइन वॉल की सिकाई कर लेना, जिससे उनकी क्रम्पलिंग जो होती है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है और थोड़ा सा इजीली वो फ्लो कर लेते हैं। ठीक है। शेयरिंग एंड केयरिंग मतलब अगर आपसे कोई शेयर किया तो आप उसकी केयर करें, या फिर आप अपनी चीजों को किसी शेयर कर दें कि नहीं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें इसमें थोड़ा सा सुझाव दें या फिर हमारी थोड़ी सी मदद करें। ठीक है। काम अंडरस्टैंडिंग का मतलब बता दिए, काम का मतलब शांत रहिए और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझते रहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला नहीं समझ रहा है और आपके अंदर जो भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं, आप किसी से झगड़ ले रहे हैं, या फिर जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं आपको उनका ध्यान देना है कि नहीं ये सारे चेंजेस किसकी वजह से हैं, ये सारे चेंजेस हार्मोन्स की वजह से हैं। सारे हम चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं, हम गुस्से क्यों हो रहे हैं, हम किसी से झगड़ा क्यों कर ले रहे हैं, हम किसी से कुछ बोल क्यों दे रहे हैं, तो उसके पीछे इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या है, इन सारी चीजों के पीछे रीजन हार्मोन्स है, हमारे अंदर होने वाले फिजिकल चेंजेस है। तो ऐसे में अपने आप को ज्यादा ज्यादा काम शांत रखे एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ बनाए रखे कि किसी को हमको तुरंत रिप्लाई नहीं देना है, किसी से हमको झगड़ा नहीं करना है, कोई कुछ बोला तो हमें तुरंत लड़ नहीं जाना है, कोई कुछ काम करने को बोला तो शांत रहना है, धीरे धीरे करने की कोशिश करनी है, या फिर शांति से मना करना है, झगड़ नहीं जाना। ये सारे जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं। तो ये जितना भी कुछ हम स्टार्टिंग के लगभग 18 मिनट हो चुके हैं, तो जितना भी कुछ ये हम लेक्चर दिए ये सारा फैक्ट्स पे था। स्टार्टिंग में हम इसी पे डिस्कशन करने वाले थे, क्योंकि आज संडे आप लोग को हमेशा कुछ ना कुछ जनरल लेक्चर हमसे सुनना होता है। ज्यादातर लोगों का रिप्लाई आता है कि संडे को आप कहते हैं कि जनरल लेक्चर चलाने वाले हैं, जनरल लेक्चर आपका चलता नहीं है। तो ठीक है, हम इसी में बस जो डेली क्लासेस चलते हैं डेली क्लासेस में ही हम थोड़ा बहुत जनरल लेक्चर ले लेंगे। जैसे लास्ट संडे को भी हमने लिया था थोड़ा बहुत, और इस संडे को भी हमने थोड़ा सा लिया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, फूड सिस्टम का काफी हद तक ध्यान रखना चाहिए। मसालेदार फूड मतलब ड्यूरिंग पीरियड्स मसालेदार फूड, ऑक्सीटोसिन मतलब ऐसे फूड्स जो हार्मोनल लेवल को काफी अप एंड डाउन करते रहे। ऑक्सीटोसिन वाले मतलब कच्चे पपीते हो गए, या फिर खट्टे मतलब जो आम आम रहते हैं, कच्चा आम जो रहता है वो हो गया, या फिर उसके साथ जो कच्चा दूध रहता है, जो ऐसी चीजें होती हैं जो हार्मोनल चेंज लाती हैं, जो फिजिकली आपने अपने बड़ों से या फिर किसी से सुना कि नहीं ये इससे हमारे अंदर हार्मोनल चेंज ज्यादा आते हैं, तो उसको आपको कंप्लीटली कंट्रोल में रखना है। ठीक है। तो इसके साथ ये लेक्चर को कंप्लीटली हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होगा या फिर कुछ आप लोग का सजेशंस होगा तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, बता सकते मतलब हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग आपके घर में कोई बड़ा होगा या फिर कुछ कोई ऐसा होगा अंडरस्टैंडिंग सजेस्ट करने वाला तो उससे पूछ सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा मतलब ये आशा अगर जो चलाया जाता है उसमें वो इसीलिए चलाया जाता है कि वो घर घर जाके इन्फॉर्म करें, बट ये वर्क नहीं करता है। ठीक है। उसके साथ जितनी बार इस टॉपिक को हम पढ़ाए हैं यूट्यूब से एक मतलब वीडियो को सजेशंस के लिए देते हैं कि आप उसको जरूर देखें, जिसमें जो हमारा फर्स्ट वीडियो रहता है, जो लोग पहले का क्लास हमसे अटेंड किए वो लोग जानते हैं। ये आप यूट्यूब पे टाइप करके सर्च कर लीजिएगा, जिससे आपको इससे रिलेटेड और जनरल जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो मिल जाएंगे। ठीक है। और उसके साथ दूसरा जो वीडियो हम सजेस्ट करेंगे वो करेंगे
ठीक है। पाखे के द्वारा ये एक पोयम है, इसको सजेस्ट करेंगे, और ये 25 मिनट की स्टोरी बाय स्टेफरी है, ठीक है। ये स्टोरी स्टेफरी के द्वारा दी गई है, 25 मिनट की है, इसको सजेस्ट करेंगे। ये दोनों वीडियो आप फ्री टाइम में यूट्यूब पे देख लीजिएगा क्लास ओवर होने के बाद, या फिर जब भी आपको फ्री टाइम मिले। इससे आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मतलब आपको लगता है कि कोई सामने वाला नहीं समझता है, तो सामने वाला समझ सकता है। जो पुरानी संस्कृति है उसको लेके जो भी मतलब टेंडेंसी होती है उसको बदल सकते हैं। और इसको लेके मतलब अगर देखा जाए तो बहुत से मिथ्स चलते थे, हम भी उन मिथ्स पे बिलीव करते थे काफी ज्यादा। जो मतलब मानसिक चीजें रहती हैं कि पूजा नहीं करना था या फिर ये नहीं करना था, उसके पीछे जो रीजन बताया जाता है, तो वो सारे रीजंस पे हम भी कुछ टाइम तक डिस्कशंस करते थे। लेकिन फिलहाल में जब जनवरी में हम एक बार कामाख्या गए, कामाख्या में जब पता चला कि वैजाइना की पूजा होती है, ये मतलब योनि की पूजा होती है पार्वती माता की, और उसके पीछे जब रीजंस पढ़े, काफी ज्यादा वहाँ की स्टोरीज पढ़ी, जनरल फैक्ट्स पढ़े कि ऐसा क्यों होता है, ब्रह्मपुत्र नदी पूरी लाल क्यों हो जाती है, तो ऐसे में हमको कुछ अफवाहों को दूर करने के लिए, या फिर जो अफवाहें हमारे धर्म में धार्मिक संस्कृति में चलती हैं, जिसका उल्लेख गीता जैसे बुकों में साफ साफ किया गया है कि कुछ लोग मतलब कुछ धर्म के झूठे लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा कुछ बोल देते हैं कि ऐसे में आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, भगवान रुष्ट हो जाएंगे, फिर ऐसा कुछ है। तो ये सारी कुछ जो टेंडेंसीज है इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जब हम जनरल फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, घरेलू हिंसा के बारे में डिस्कशन करेंगे, या प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे तब, ठीक है। आज जो जनरल लेक्चर लेना था लगभग हमारा जनरल लेक्चर खत्म हो चुका है। आपको ये जो वीडियो सजेस्ट किए इसको आप लोग जरूर देखिएगा यूट्यूब पे, ठीक है। ये वीडियोस थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे, ठीक। और बाकी ये जो फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स को अपने मतलब जब भी ऐसे फेजेस आए तो आप इस फैक्ट्स का ध्यान देंगे कि ये सारे ऐसे ऐसे होते हैं। और इन वीडियो अगर इस ये जो 25 मिनट का वीडियो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें सारे प्रिकॉशंस के बारे में बताया हुआ है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और हाँ, कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि ऐसे में मतलब बहुत जल्दी खुद को जज कर लेते हैं कि नहीं हमारे साथ ये प्रॉब्लम, हमको इस मेडिसिन की जरूरत है, या फिर हमको पेन ज्यादा हो रहा है, या फिर जो भी, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी कंप्लीटली ध्यान देना होता है कि ये जो चीजें होती हैं इनको बहुत फास्ट जज नहीं किया जाता है कि नहीं हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको तुरंत दवा चाहिए। दवा के लिए दवा के पीछे नहीं भागा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो चेंजेस है ये नेचुरल होते हैं बॉडी में। तो ऐसे में हमें इन चेंजेस को कंप्लीटली समझना होता है। ये नहीं कि हम ये सोच लें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर हमारा जो ड्यूरेशन है वो कम हो गया, ज्यादा हो गया, या फिर 2 महीने के गैप पे आया, या फिर 20 दिन से कम मतलब 20 दिन पे आ गया। क्योंकि हमने जनरली बताया 45 डेज जो होता है ये एवरेज होता है, औसतन मान के चला जाता है। हमने पीछे मतलब जब पीछे के जितने भी पढ़ाए थे, जो लोग क्लास अटेंड नहीं किए, क्योंकि बीच में आज जो कुछ 2-3 लोग लगभग नए हैं, तो उनको हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो लोग क्लास अटेंड नहीं किए। इसमें हमने लिखा है कि 20 दिन मिनिमम होता है और 45 डेज मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इतना जो डेज होता है नॉर्मल होता है। तो कभी अप एंड डाउन हो सकता है। अप एंड डाउन होने के पीछे रीजन क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि हमने जो खाया पिया, या फिर ऑक्सीटोसिन के लेवल, अगर कच्चा पपीता खा लिया तो जो डेज 28 डेज का साइकिल था, 28 डे के साइकिल की जगह वो कितने दिन में हो गया, वो घट के आ गया 20 डेज में। तो वो जो साइकिल्स होते हैं कंप्लीटली वो चेंज होते रहते हैं। और वो चेंज किस पे होते हैं? हमारे खान पान पे होता है। और हमारे खान पान यानी जो भी हमारा फूड सिस्टम होता है वो हमारे अंदर हार्मोनल चेंज में रहता है, यानी हमारे हार्मोन्स को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इनके डेज में भी चेंजेस आते हैं। तो जब इनके डेज में चेंजेस आते हैं तो इस चीज को भी कंप्लीटली समझना चाहिए। बहुत फास्टली जज करके दवा के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि दवा क्या करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है। अगर हम किसी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो इसमें जो दवा होती हैं, जो दवाएं होती हैं, ये क्या करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल को मतलब जैसे इसका ज्यादातर लोग मतलब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सिरप यूज करते हैं इसको रेगुलर करने के लिए। सिरप क्या करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल को कंटिन्यू कर देती हैं। और हमने क्या पढ़ा अभी कुछ देर पहले कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल है उसको कब ज्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए, इसको हमने कंप्लीटली चार्ट वाइज एक एक टॉपिक को पढ़ा, ठीक है। कब ये ज्यादा होते हैं, कब कम होते हैं, इनका क्या यूज होता है। तो ऐसे में जो भी हम मेडिसिन यूज करेंगे या फिर जो भी हम सिरप्स यूज करेंगे, वो क्या करेंगे? वो उनके जो मतलब जो अंदर के जो कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन था वो उसको गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कि मतलब आप अगर कल का क्लास अटेंड किया तो आप कंप्लीटली समझ रहे होंगे कि हम किस चीज पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चार्ट के कॉर्पस ल्यूटियम की, ठीक है। हम बात करें इस कॉर्पस ल्यूटियम की। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकल रहा है? अगर चार्ट देख लें तो कॉर्पस ल्यूटियम से हमारा निकलता है क्या? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक लिमिट में जाने के बाद फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम किस में चेंज होता है? कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज होता है। ये तो हमें पता है, लेकिन अगर हम बार बार उसी मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो ये उनकी मात्रा को रेगुलर कंटिन्यू करता है।
और ऐसे में जब ये उनकी मात्रा को रेगुलर कंटिन्यू करता है तो वो कंप्लीटली हमको डिस्टर्ब कर देता है, हम फिजिकली भी, मेंटली भी, और ऐसे जो चेंजेस होते हैं उसके भी। तो इसलिए इसके पीछे जल्दी दवाई पे नहीं जाना चाहिए। जब लगे कि ऐसी कंडीशन है तब जाके किसी अच्छे डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए, ना कि डायरेक्ट मेडिसिन लेना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं गूगल करके या यूट्यूब से देख के डायरेक्टली एक मेडिसिन उठा लेंगे और मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा फास्टली बहुत ज्यादा जज नहीं करना चाहिए। जब मतलब कोई अगर आपके घर में बड़ा है तो उससे सजेशंस ले लें। वो जाहिर सी बात है, अगर मतलब 20-30 साल मतलब वो 30 एज है तो ऐसे में वो काफी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको बेटर सजेशन देगा कि नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खुद अकेले कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि नहीं हमको अभी से दवा की जरूरत है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये कुछ जनरल चेंजेस होते हैं जो कि किसकी वजह से होते हैं आपका मतलब जो कि मतलब रेगुलर नेचुरल चेंजेस तो हैं, लेकिन इनके अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं जब आपका खान पान थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो आपका जो फूड सिस्टम है वो थोड़ा सा इरेगुलर होता है तब, ठीक है। तो आई होप अब इन फैक्ट से रिलेटेड आपका कोई टॉपिक तो नहीं रह गया होगा, या फिर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का जो भी कुछ क्वेश्चंस है आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं। आप लोग का मैसेजिंग अलाउ है, माइक और वीडियोस हम अलाउ नहीं करते हैं, मैसेजिंग आप लोग का अलाउ है। अगर आप लोग को कोई डाउट है कि नहीं कुछ ऐसा क्वेश्चंस हमें पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एल्स हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 8:27 हो रहा है, ठीक है। रेगुलर हमारा रोज का ब्रेक रहता है, 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद, ब्रेक के बाद फिर दोबारा इसी क्लास को चलाया जाएगा आगे, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन होगा आप लोग उसको कमेंट कर दीजिए। हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और इस फैक्ट्स को खोल दे रहे हैं, जिनको अगर मतलब अब इसमें भी अगर किसी को कुछ लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं। इसी तरह स्लाइड रहेगी, वीडियो माइक ऑफ रहेगा। 5 मिनट बाद 8:33 पे हम दोबारा से क्लास को स्टार्ट करेंगे।
ओके, तो ब्रेक लगभग कंप्लीट हो चुका है कम्प्लीटली। अब हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, फर्टिलाइजेशन। जनरल लेक्चर हो गया ना संडे को। आप लोग मतलब जो जितने लोग कमेंट किए थे कि नहीं जनरल लेक्चर हमें चाहिए, तो जनरल लेक्चर हम आज दे दिए। अब हम आ जाते हैं अपने डेली टॉपिक्स पे, जहां तक हम चले थे, ठीक है। तो हम चैप्टर 3 लेके चल रहे हैं। चैप्टर 3 में हमने लगभग इतना कुछ पढ़ा है, और अब हमें आगे का पढ़ना है। तो अब मतलब हम इसका लेक्चर लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें लिखवाएंगे कम, आज बहुत कम लिखवाएंगे, आज हम ज्यादातर लेक्चर ही लेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जितना कुछ पढ़ा था उसमें हमने चार्ट्स पढ़ा था, ठीक है। जितना भी कुछ पढ़ा था, मतलब जो भी फैक्ट्स पढ़े थे उसमें हमने जो पढ़ा था वो था। हमने कहा था कि हमने एनसीईआरटी के जो हार्मोनल लेवल वाला चार्ट है वो फिगर हमने ऐड नहीं किया। तो ये एनसीईआरटी का हार्मोनल लेवल वाला चार्ट है, जो कि बता रहा है कि 28 डेज के साइकिल जो है, मतलब हम एक एवरेज लेके चलते हैं, एक औसत लेके चलते हैं कि जो साइकिल रहता है वो ज्यादातर लोगों में 28 डेज का पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो हार्मोनल लेवल्स होते हैं वो कैसे चेंजेस होते हैं। तो इसमें जो रेड वाले, मतलब जो सबसे ऊपर ब्लू वाली लाइनिंग है वो एस्ट्रोजन की, आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ब्लू वाली लाइनिंग है वो किसकी है, वो एस्ट्रोजन की, वो आपको दिख ही रहा है। दूसरे रेड लाइनिंग है जो प्रोजेस्टेरॉन की है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब हाई हो रहा है, आफ्टर मतलब पोस्ट फर्टिलाइजर, पोस्ट ओवुलेटरी फेज पे हो रहा है, ठीक है। और ये प्री ओवुलेटरी फेज पे, ठीक है। हालांकि पोस्ट ओवुलेटरी फेज पे एस्ट्रोजन का भी लेवल हाई हो रहा है, बट नॉट मोर देन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और अगर देखा जाए हम किसकी बात करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हमने क्या बताया था कि ये प्री ओवुलेटरी फेज है। प्री ओवुलेटरी फेज मतलब ओवुलेशन यानी 14th डे के पहले का फेज है। कौन सा, एफएसएच वाला। यानी जो ब्रेन, अगर देखें हम चार्ट, तो जो ब्रेन से हार्मोन निकल रहा है, यानी जो एफएसएच निकल रहा है, इसके कर्सर्स कहाँ है सारे, ये सारे मतलब प्री ओवुलेटरी फेज में और मेंस्ट्रुअल फेज में, ठीक है। यानी प्री ओवुलेटरी फेज जितने भी होते हैं वो एफएसएच के द्वारा होते हैं, ऐसे में एफएसएच का लेवल हाई होगा। और जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज होते हैं, यानी जो आफ्टर 14th डे का जो डेज रहता है, उसमें कौन से हार्मोन्स लेवल आते हैं, उसमें एलएच हार्मोन हाई रहता है, उसमें ल्यूटियल हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई रहता है। ऐसा क्यों होता है, फॉलिकल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हम पहले का समझा चुके हैं कि फॉलिकल्स के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने रिसेंटली पढ़ा है। अब आज हमें कंप्लीटली पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स पढ़ना है, ठीक। तो अब इस टॉपिक को लगभग हम लेके चलते हैं आगे। फ्यूजन ऑफ मेल और एंड फीमेल गैमेट्स में हमें क्या क्या देखना है कि अब हमें कंप्लीटली एक एग के स्ट्रक्चर्स को लेके चलना है, ठीक है। एग के स्ट्रक्चर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो इसकी जो आउटर लेयर है ये किसकी, कोरोना रेडिएटा की है, ठीक है। और इससे पहले की अगर बात करें तो जब हमने क्या पढ़ा था, मतलब हमने मतलब oogenesis में क्या पढ़ा था, अंड जनन में क्या पढ़ा था कि एक क्या होता है कि एक प्राइमोर्डियल सेल्स होता है। प्राइमोर्डियल सेल्स के चारों ओर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो जो पढ़ा, मतलब जो जो पहले का हम लोग पढ़े थे उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक क्या है, फॉलिकल सेल्स हैं, चारों प्राइमोर्डियल फॉलिकल के चारों ओर पाए जा रहे हैं। ये जो चेंजेस हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली आते हैं फिफ्थ चेंजेस पे, यानी जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनती है, क्योंकि इस पे हम 2-3 बार लेक्चर दे चुके हैं, दोबारा हम इसको रिवाइज नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली आ रहे हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे, कि जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, तो एक क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte कंप्लीटली कहाँ जाता है, ये कंप्लीटली मेडुला से होता हुआ चल जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के पार्ट की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में एक जो पार्ट होता है वो आता है हमारा एम्पुला में, ठीक है। और एक आता है इस्थीमस में। तो एम्पुला और इस्थीमस की बात कर ले तो एम्पुला में हमने क्या बताया था आपको कि एम्पुला थोड़ा सा थिक पार्ट होता है, फैला हुआ जगह रहता है, और जो इस्थीमस होता है वो थीनर रहता है, ठीक है। अगर इस चार्ट को हम हटाते हैं, इस चार्ट की बजाय हम कोई ये वाला चार्ट लेते हैं, तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि इसमें जो एम्पुला है वो जनरली क्या है, फैट एरिया है, और जो इस्थेमस है वो जनरली थिनर देन एम्पुला है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, इस्थेमस पार्ट में ना होके कहाँ होता है, एम्पुला पार्ट में होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका।
सेकंड, अगर अदर पॉइंट्स की बात करें तो अदर पॉइंट्स में एम्पुला के अंदर, एम्पुला में जो भी मतलब एम्पुला के बाद फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे ये मूव करता है, वो सारे हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मतलब फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला में होता है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका के एम्पुला पार्ट में होता है, ठीक। नाउ सेकंड पॉइंट्स की अगर बात करें तो जो एग रहता है, एग किस स्टेज में आ रहा है, एग को देखा जाए तो वो ग्राफियन फॉलिकल, जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो जाता है, जब ग्राफियन फॉलिकल यानी जो ग्राफियन पुट्टिका होती है, जब वो कंप्लीटली परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो वो डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, ठीक है। एक सेकेंडरी oocyte बनता है और एक कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या वर्क? हेलो। हेलो, आई होप अब सही है, ठीक है। थोड़ा सा टीचमेंट सर्वर का एरर चलता है। तो जो मतलब एक ग्राफियन फॉलिकल होता है, मूव करता है, हमने यही भी पता है, ठीक है। हम आगे अब सारा कुछ क्लियर होगा आपको? नो कमेंट्स, मतलब अब सारा कुछ लगभग क्लियर है। फाइन, तो अब अपने टॉपिक पे, तो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो अब ये चार्ट देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है और एक सेकेंडरी oocyte बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें हम कि ये क्या होता है, अभी भी नहीं है, केवल वॉइस आ रही है। आप लोग एक्चुअली, सॉरी, लग रहा है कि नहीं, कुछ एरर चल रहा है उस। अब सही है। हेलो। कुछ लोग का सही, कुछ लोग का clear नहीं आ रहा, आप लोग बताइए भाई। शुरू करते हैं। तो अब हम अपने पॉइंट वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, सेकंड पॉइंट देखने को मिल रहा है कि जो मेन से अटैच हो रहा है वो चारों ओर, कौन चारों ओर जोना पैलिसिडा क्लियर पाई जा रही है, ठीक है। ये पॉइंट्स हो हमारा यही। तो सेकंड पॉइंट, उसके अंदर कौन सा सेल रहता है, फर्स्ट पोलर बॉडी रहता है, उसके बीच में कौन सा रहता है, एग सेल रहता है, ठीक है। अभी भी फंस रहा है एक्चुअली, यहाँ तो वाईफाई लगभग सारा कुछ सही है। अब जो बोल रहे हैं हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा इन लोगों का, यहाँ से सब कुछ सही है, हमारी वॉइस रिटर्न हमको क्लियर आ रही है। आप
उसको रिस्टार्ट कर लीजिए एक बार, ठीक है। ओके, देन आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे कि अब क्या देगा। कहाँ गया है? एम्पुला में गया है। आप मेरा तो इस वक्त आपके मिरर है, ठीक है। उस स्टार्ट कर लीजिए, सही हो जाए। वेट अ सेकंड, इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। हेलो। अब आई होप सारा कुछ स्मूथ होगा, ठीक है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का कंप्लीट लेक्चर आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। अब किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लोग रिस्टार्ट कर रहे हैं रिस्टार्ट करके आ जाए, टाइम वेस्ट ना करें। तो हम वापस टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। जो एग एम्पुला में जा रहा है, जो ओवम एम्पुला में जा रहा है, एम्पुला पार्ट कौन सा होता है वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो जो एग एम्पुला में जा रहा है वो क्या होता है कि अब वो कंप्लीटली उसके साथ क्या होता है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी आपको दिख रही है, और एक जो होता है वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, यानी ये द्वितीयक अंड का क्या है, साइटोप्लाज्म, या फिर कह सकते हैं ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है। सेलुलर फ्लूइड कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, ठीक है। अब जो एक स्पर्म है, अब स्पर्म्स कितने जाते हैं देखा जाए तो एक सीमेन जाता है, सीमेन कितना जाता है 2.5 ml जाता है, सीमेन यानी वीर्य 2.5 ml वीर्य जाता है, ठीक है। तो उसमें कितने स्पर्म्स होते हैं, 20 to 40 करोड़ स्पर्म्स, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि वेजाइना को जो इंटरनल लेयर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो हालांकि जो सीमेन होता है, सीमेन जो होता है वो बेसिक होता है, तो एसिडिक और बेसिक मिलकर न्यूट्रल फेज बनाते हैं, ठीक है। एसिडिक और बेसिक मिलके इसमें न्यूट्रल फेज बनाते हैं। ये जो नेचर है ये एसिडिक होता है कम्प्लीटली, इसमें एसिड और बेस यानी जो स्पर्म का नेचर होता है, जो सीमेन का नेचर होता है वो कैसा होता है, जो वीर्य का नेचर होता है वो कम्प्लीटली कैसा होता है, क्षारीय होता है। और जो मतलब वेजाइना यानी जो इस लेयर का वो नेचर होता है वो कम्प्लीटली एसिडिक यानी अम्लीय होता है। अम्लीय क्षारीय मिलके कैसा बनाते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल जब बनाते हैं तो ऐसे में कुछ एसिडिक नेचर से मतलब कुछ एसिडिक नेचर से आधे स्पर्म वैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कंप्लीटली डीजनरेटेड हो जाते हैं, ठीक। तो कुछ वैसे डिजनरेट हो जाते हैं, और कुछ जो बचते हैं वो फिम्ब्रिएट है, मतलब ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि फेलोपियन ट्यूब फिम्ब्रिएटेड होती है। फिम्ब्रिएटेड मतलब उस पे छोटे छोटे सीलियास पाए जाते हैं, रोए जैसे उभरी हुई संरचना पाई जाती है, तो कुछ उसमें फंस जाते हैं, ठीक। एक वो हो जाता है। उसके साथ अगर हम और बात करें तो और इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो चारों ओर पाया जा रहा है कोरोना रेडिएटा, यानी जो जनरल फॉलिकल सेल्स हैं, ये जो मतलब मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, जो कि बाद में किसमें चेंज हो गई है, कोरोना रेडिएटा में, कुछ इसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो पहले बीच में जो ओवम रहता है, ओवम के चारों ओर कौन सी लेयर पाई जा रही है, जोना पेलुसिडा की, ठीक है। जोना पेलुसिडा लेयर किसकी बनी होती है, हमने क्या बताया था, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। और इस जोना पेलुसिडा को कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है, केवल और केवल एक्रोसोम। एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है, स्पर्म के हेड पे। अब एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुलरी मतलब एम्पुलरी रीजन में होता है, फैलोपियन ट्यूब के, ये पढ़ा, ठीक है। तो जब सारे के सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो कम वेजिना के थ्रू होते हुए, यूटेरस के थ्रू होते हुए, वेजिना से यूटेरस में जाएंगे, यूटेरस से जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे तो उनकी संख्या आधी हो जाती है, एसिडिक नेचर से आधे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कंप्लीटली, ठीक है। जब आधे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जो बचे हुए हैं, अब वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज के लिए आगे चलते हैं। और वो डिस्ट्रॉय मतलब जो डिस्ट्रॉय होते हैं उसके पीछे रीजन भी हमने बता दिया है। अब इनमें क्या होता है कि ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद ऐसा नहीं कि जनरली सारे जाके फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, सारे जाके फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। इसमें कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब वहां पर 7 आवर 7 आवर का टाइम लगता है। 7 आवर वहां पर सब क्या करते हैं, मतलब कह सकते हैं रेस्टिंग फेज में रहते हैं।
रेस्टिंग फेज का मतलब क्या होता है कि अब उनके अंदर कैपेसिटीजन की प्रोसेस होती है। कैपेसिटीजन हमको 12th में नहीं पढ़ना है, हमें 10th में नहीं पढ़ना है, हमें एबो लेवल में पढ़ना है। तो कैपेसिटीजन को हम ज्यादा ब्रॉड नहीं करेंगे, सीधी सीधी भाषा में हम कैपेसिटीजन के बारे में बताएंगे कि कैपेसिटीजन का मतलब क्या है कि एक योग्यता होती है, एक शुक्राणु की, एक स्पर्म की एक योग्यता होती है एग से फर्टिलाइज करने की, और उस योग्यता का ही मतलब कह सकते हैं परीक्षण होता है। ठीक, तो सिंपल सी भाषा में कैपेसिटर मतलब जो एबल है वही फर्टिलाइज कर पाएगा, इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक, अब नेक्स्ट जब लेंगे तो लगभग ये जो चारों ओर ये पड़े हुए हैं, इसमें कितने मतलब लगभग हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म इस चारों ओर कोरोना रेडिएटा की अटैच होते हैं। ये जो कोरोना रेडिएटा आपको दिख रहा है, इसके चारों लगभग हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म अटैच होते हैं, इससे आगे जुड़ना शुरू होते हैं। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली काट के बस इसके एक पार्ट को दिखाया गया है, तो ये ऐसा दिखता है। ठीक, अब इसमें अगर दूसरा कोई बात करें तो अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है, हमने आपको पहले ही बता चुका है कि जो जोना पेलिसिडा क्लियर होती है वो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की, और ग्लाइकोप्रोटीन को ब्रेक करने का काम किसका होता है, एक्रोसोम का। तो अब जोना पेलिसिडा को एक्रोसोम ब्रेक करता है। जोना पेलिसिडा किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की। एक्रोसोम किसका बना होता है, हाइलारुरोनिडेज। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हम आपको लिखवाए हैं नोट्स में ऊपर, अगर आप स्लाइड्स को देखेंगे जो पहले के दिनों में पढ़ाए तो उसमें हम दोनों पॉइंट्स को लिखवाए हैं। ठीक है, तो जो एक्रोसोम का जो लेयर है, यानी जो हाइलोरिनिडेज एंजाइम है, ये डिफ्यूज करता है। डिफ्यूज किसको करता है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर को। ठीक है, ये लेयर जोना पेलिसिडा की लेयर किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का ही जोना पेलिसिडा बना है। तो एक्रोसोम से निकलने वाला हाइलोरिनिडेज एंजाइम जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन को डिफ्यूज करता है, नष्ट करता है। नष्ट करने के बाद वो अंदर एंटर होता है। ठीक है, जब वो अंदर एंटर होता है तो जोना पेलिसिडा की जो लेयर है वो भी इतनी इजी नहीं होती, वो भी 3 लेयर्स में बटी होती है, ZP1 ZP2 ZP3, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 1 GP1 GP2 GP3, 3 लेयर्स में लगभग बटी होती है वो। ठीक है, तो जैसे उसके लिए मतलब जोना पेलिसिडा को रिलीज करने के लिए एक्रोसिन निकलता है। एक्रोसिन से कौन सा एंजाइम निकलता है, हाइलोरोनिडेज। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर कौन सा टकराव हो रहा है, दो एंजाइम्स का टकराव हो रहा है, जोना पेलिसिडा के ग्लाइकोप्रोटीन का और एक्रोसोम के हाइलोरोनिडेज का। दोनों जब एंजाइम टकराते हैं तो जो जोना पेलिसिडा की लेयर है थोड़ी सी ब्रेक होती है। जब ब्रेक हुई है तो आपको ये पॉइंट देखने को साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पॉइंट से कंप्लीटली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एंट्री हो रही है। ठीक है, आफ्टर द ब्रेकडाउन के बाद जब ये एंट्री होती है तब ये सेल बॉडी तक पहुंचता है, और जब ये सेल बॉडी में पहुंचेगा तो जो अदर स्पर्म्स होते हैं, मतलब जितने भी इसके चारों ओर जो हंड्रेड्स के नंबर में यहाँ पर ऐसे फ्लो करते रहते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, वो कंप्लीटली कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि जो एग होता है, जो ओवम रहता है, वो एक हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, जोना पेलिसिडा की लेयर से एक हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, हार्मोन नहीं कह सकते, एंजाइम रिलीज होगा। यहाँ से इस कंप्लीट लेयर से एक एंजाइम निकलता है। ठीक है, और वो कौन सा एंजाइम रहता है, देखा जाए तो वो जोनल इनहिबिटिंग प्रोटीन रहता है। जोनल इनहिबिटिंग प्रोटीन क्या करता है, ये चारों ओर के स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, जब कंप्लीटली वो खत्म हो जाते हैं तब हमारा केवल एक मतलब एक स्पर्म ही जाके फर्टिलाइज करता है। बट किसी किसी कंडीशंस में अगर एक साथ दो साइड से, या फिर एक साथ एक ही साइड से दो स्पर्म के एक्रोसोम एक ही बार में मतलब इंटर करते हैं, तो ऐसे में ट्विंस के चांसेस बनते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग एम्ब्रियोनिक चेंजेस यानी क्लीवेज और मॉड्यूला चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एक हफ्ते में होने वाले बेबी के चेंजेस को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो वो हमें आगे पढ़ना है। फिलहाल में हमारा जो डिस्कशन मतलब जो अभी टॉपिक लेके चल रहे हैं, हम फिलहाल में अभी इसी को लेके चलते हैं। ठीक, तो इसमें इतना कुछ हमें देखने को मिला। अब अगर आगे देखें तो आफ्टर अटैचमेंट विद स्पर्म मेथड, मतलब यहाँ पर फिर क्या होता है, सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन होता है, द्वितीय परिपक्व विभाजन पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो ये जो डिवीजन होता है, अब इसमें क्या होता है कि अब इनमें पहले पोलर सेल्स बनेंगे, दोनों में पोलर सेल्स मतलब ध्रुवीय। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रियोल जो रहेंगे इनके पोलर्स को फॉर्मेशन करने का काम करेंगे। दो केंद्रक के दो ध्रुवीय केंद्रक बनेंगे, दो ध्रुवीय केंद्रक में इनके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अटैच होने का काम करेंगे। ठीक है, अगर बात किया जाए क्लियर वर्ड्स, तो मतलब एक और इसके साथ फैक्ट बता दें, जो सेकेंडरी oocyte होती है, सेकेंडरी oocyte का मतलब क्या, यही जो एग है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte का मतलब क्या, यही जो एग रिलीज हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर चार्ट में देख ले तो यहाँ पर इसको सेकेंडरी oocyte दिखाया हुआ है, यानी ये एग ही क्या है, कंप्लीटली
सेकेंडरी oocyte है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये निकलने के बाद जब ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, तो वैसे में वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही एबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। बट कुछ जगहों पे उसको नॉर्मली 7 डेज तक भी देखा गया है। तो इसके कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज चलती हैं, वो जो रेयर के क्रिटिकल के केसेस या रेयर केसेस होते हैं, तो उनमें इनके डेज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं कि नहीं, मतलब 24 घंटा तो एक नॉर्मल सा टाइम हो गया, ऊपर नीचे भी इसमें हो सकता है। ठीक है। और दोनों की संख्या क्या होती है, यानी एग और स्पर्म दोनों की संख्या क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब अगुणित अवस्था में रहते हैं। ह्यूमन के सोमैटिक सेल्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन के एक नॉर्मल सोमैटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, 46 की संख्या में पाए जाते हैं। बट यहाँ पर कौन सा स्पर्म और एग का जब फॉर्मेशन पढ़ रहे थे हम, तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ था? यहाँ पर डिवीजन हुआ था मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन मतलब गुणसूत्रों का आधा होना, क्रोमोसोम्स का आधा हो जाना। तो 46 क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं? 23 हो जाते हैं। 23 में कौन कौन से रहते हैं? अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 23 में क्या करेंगे? मतलब 22 प्लस एक्स रहेगा। ठीक है, फीमेल में। और मेल में क्या हो सकता है? 22 प्लस एक्स, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं वाई भी हो सकता है। डिपेंड ऑन मेल एंड फीमेल। इसका मतलब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमिनेंट जीन लेता है। ठीक है। हालांकि अगर आज के जनरेशन का कोई फैक्ट पढ़ लें, तो उसमें जो फीमेल यानी ये जो मतलब मेल यानी जो वाई वाला जीन है, ये कम्प्लीटली मतलब रेसेसिव होता जा रहा है, जिसकी वजह से आजकल लड़कियों मतलब जो आप रेशियो चल रहा है वो लड़कियों का ज्यादा हो चुका है, लड़कों का कम हो चुका है। उसके पीछे रीजन है कि जो वाई वाला क्रोमोसोम्स है ये रेसेसिव मतलब धीरे धीरे अप्रभावी होता जा रहा है, और जो एक्स वाला है वो डोमिनेंट होता जा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादातर जो क्रोमोसोम्स मतलब जो क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे हैं उसमें लड़कियों के गुणसूत्र ही लड़कियों के क्रोमोसोम से ज्यादा पाए जा रहे हैं, लड़कों के क्रोमोसोम्स लेस पाए जा रहे हैं। इसलिए लड़कियों की जो जनसंख्या है मतलब पहले के अब से जब 2016 में जब हम 10th में थे 2018 के टाइम में, तो उस वक्त हम लोग को पढ़ाया गया था कि जो लड़कियों की संख्या है वो 946-47 चल रही थी। अब जो लड़कियों की संख्या है वो 1023 पर 1000 बॉयज चल रही है। यानी लड़कों की संख्या अगर एक लड़कों का मानक 1000 मान के चलते हैं, तो लड़कियां 1000 मतलब 1023 या फिर 1025, यानी लड़कियों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा हो चुकी है। उसके पीछे रीजन है डोमिनेंट जीन। ठीक है। तो एग और स्पर्म जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? वो हैप्लॉइड रहते हैं। आज हम कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, सॉरी, रोज तो लंबा चौड़ा नोट्स रहता है, 9 बजे से भी ऊपर हो जाता है, लेकिन आज कुछ लिखवा नहीं रहे हैं। इन सारे नोट्स को हम दोबारा लिखवाएंगे थोड़ी देर बाद, दोबारा इन सारे नोट्स को हम लिखवाएंगे। ठीक है। अब अगर इसकी बात करते हैं, तो अब इसमें क्या क्या है कि जो एग फर्टिलाइज्ड हो रहा है ये कैसा है? हैप्लॉइड की कंडीशन में। हैप्लॉइड मतलब अगुणित की अवस्था में, अगुणित मतलब 22 प्लस एक्स। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। और जो स्पर्म में ये भी किसकी कंडीशन में? ये भी हैप्लॉइड की कंडीशन है। हैप्लॉइड मतलब अगुणित, यानी 22 प्लस एक्स या फिर वाई हो सकता है। ठीक है। 50% चांसेस दोनों के होते हैं। तो यहाँ पर जो मतलब दोनों हैप्लॉइड की कंडीशंस में थे, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई द्वारा एक दूसरे से अटैच होंगे। जब ये एक दूसरे से अटैच होंगे तो ध्रुवीय केंद्रकों का निर्माण होगा। ये पढ़ाया जाता है चैप्टर नंबर 10 में ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक से। देखा जाए एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर शायद 10 नहीं है, 9 है। हाँ, सेल डिवीजन और सेल साइकिल 9 में। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 में क्लास 11th के ये बताया जाता है कि कैसे इन पोलर न्यूक्लियाइज का यानी ये जो ध्रुवीय केंद्रक है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और कैसे इनका फिर मतलब ये कैसे डिवीजन करते हैं या फिर ये कैसे फ्यूजन करते हैं, कैसे अपने पोलर न्यूक्लियाई को जाते हैं, फिर कैसे 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है। ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में बताया गया। हालांकि कल देखेंगे, अगर थोड़ा थोड़ा सा टाइम रहेगा तो इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम जनरली कर लेंगे कि कैसे कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है। आज लगभग टाइम ओवर हो रहा है, 3 मिनट बचा है। इस लेक्चर को हम धीरे धीरे खत्म करते हैं। तो जो मेल न्यूक्लियस मतलब अब क्या होता है कि जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम ऑफ एग यानी जो ओवम का हैप्लॉइड क्रोमोसोम रहता है, ओवम का अगुणित मतलब अगुणित क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, वो क्या रहते हैं? वो डिवीजन। हेलो।
हाँ, थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो गया था, कॉल आ गया था, इसलिए माइक ऑफ हो गई थी। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। बस क्लास ओवर ही होने वाला है, 2 मिनट और लेंगे। तो ये जो हैप्लॉइड एग है, ठीक है, ये डिवीजन के लिए रेडी हो जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, और जो मेल न्यूक्लियस है, जब ये रेडी मतलब मेल न्यूक्लियस क्या करता है, ये भी डिवीजन के लिए रेडी होता है, मैच्योर होता है, ये भी क्या करता है, मतलब जब अंदर आ जाता है तो डिवीजन के लिए रेडी होता है, तो ये मेल प्रो न्यूक्लियस, यानी यहाँ पर इनका नाम बस कंप्लीटली चेंज होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करने वाले होते हैं, ये कंप्लीट न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के स्टेज में नहीं होते हैं, ये एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करने वाले, ये है तो न्यूक्लियस, ये है केंद्रक, लेकिन किस स्टेज में है, ये हैप्लॉइड के। तो ये जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा कि अब जब ये डिवीजन होने वाला रहेगा, तो ऐसे में ये जो मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस है आपस में फ्यूजन करेंगे। ठीक है, वहां पर जो डिप्लॉयड ओवम और एग, ओवम के स्पर्म से जो डिप्लॉयड सेल बनेगी वो ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में लेगी, और फिर ये जो मतलब इसके ऊपर वाला चार्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर यहाँ पर धीरे धीरे इनके अंदर मतलब ये जाइगोट जब बना, तो जाइगोट से 2 सेल स्टेज, 2 सेल से 4 सेल स्टेज, 4 सेल से 8 सेल, फिर मोरोला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, फिर इम्प्लांट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट किसमें होता है, देखा जाए तो ये कंप्लीट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किसमें हुई है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में हुई है। ठीक है, हमने पहले ही बता चुका, यहाँ पर कौन सा पार्ट था, एम्पुला पार्ट था। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट से ये जब फ्यूज होते हैं, तो